हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डेली क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी पढ़ रहे होंगे सॉलिड पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ें करनी है, आपको जो पेपर देना है वो इम्पॉर्टेंट है। आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट है ये सारे इंपॉर्टेंट आपके 8 सब्जेक्ट हैं। 50 नंबर वाले पे बहुत फोकस करिए। मैथ को रोज़ 2 घंटे लेकर चलिए। मैं हमेशा कहती हूँ हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, उनको आप देंगे, वक्त देंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी और अच्छा नंबर भी आपको मिलेगा। हमने इससे पहले जो भी हिंदी के लेक्चर्स किए हैं टाइम टू टाइम नहीं हो पाए थे, इसीलिए मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ों को लिया है। आज हम इस चैप्टर में जैसे सीडीपी की क्लास को कर रहे हैं एकदम बेसिक से, 3 पार्ट हो चुके हैं, उसी तरह हम इसको भी 2 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। आज ये पहला पार्ट है, एक पार्ट और बनेगा आपका, 2 पार्ट में हिंदी पूरा ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स करवाऊंगी। इसीलिए एकदम बेसिक से हिंदी है, इससे ज़्यादा बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अभी तक जो पढ़ा है सब भूल जाइए। आज से आप इस चीज़ को फॉलो करिए, एक नई नोट के थ्रू में। आप एक नई नोट के रूप में आप देखिए, हर एक चीज़ आपको आपके पैटर्न जैसे आपके सिलेबस में दिया उसी वाइज आपको मिलेगा, और हर एक चीज़ सीरीज़ में है। कोई कोई टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कलरफुल किए हुए आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप शालिनी डेली क्लास आज बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पे हिंदी कंप्लीट फुल कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से जो हमारा बेसिक है हमारे सिलेबस में जो दिया है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 25 नंबर का पेपर है, हाईएस्ट 24 नंबर मिले हैं। बहुत मेहनत से आप इसको अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, बहुत दिक्कत की बात नहीं, एकदम बेसिक है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। हम देखते हैं इसके अंदर हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है, हम यहाँ पे भाषा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में जो ध्वनियों को सुनकर समझना, इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्वनि के अर्थ का, फिर ध्वनि शिक्षण के उद्देश्य क्या है, भाषाई ध्वनियाँ क्या हैं, शुद्ध उच्चारण क्या है, अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, श्रवण कौशल का महत्व क्या होता है, श्रवण कौशल क्या है, उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ और उच्चारण। हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जो आपके पहले चैप्टर में दिया हुआ है। आपका जो पहला चैप्टर या पहला यूनिट है हिंदी की बुक में, चाहे ठाकुर पब्लिकेशन की हो, साहित्य की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, आप सिलेबस को देखिए, जो आपका सिलेबस दिया उसमें यही चीज़ें दी हुई हैं। हम इनके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने पीडीएफ को ले सकते हैं। वहाँ पर चाहिए तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज आप प्रिंट करवा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मल्टीपल टाइम रिवाइज करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको करेंगे। ठीक है बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। कोई दिक्कत है कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो देखते हैं क्या है। भाषा। आप भाषा से अवगत है, हम एक भाषा का प्रयोग करते ही हैं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं क्या है, भाषा किसे कहते हैं। आपको ये प्रश्न आएगा, आने की चांसेस है, बहुत बार आया, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या सुनकर या लिखकर, पढ़कर अपने मन के भाव और विचारों का जो आदान प्रदान हम करते हैं वह भाषा के थ्रू ही करते हैं। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कोई भाषा ही तो बोल रहे हैं, अपनी बात को दूसरे को दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपने विचार को साझा कर रहे हैं। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को साझा कर सके या समझा सके या दूसरे के भाव को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। कथित यहाँ पे मौखिक से भी है, क्योंकि बोलना है, कहना मतलब, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित और कथित रूप से दूसरे को समझा सकें और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर यहाँ पे है सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। आप एक लाइन में प्रश्न पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह और संकेतों को हम भाषा कहते हैं। ठीक है बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कितने भेद हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है ऑब्जेक्टिव में। इसके 3 भेद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाषा के कितने भेद है तो 3। कभी कभी आपको संख्या के रूप में पूछेगा तो आप 3 पर टिक करें। अदरवाइज अगर आपसे नाम पूछता है तो आपको कथित भाषा यानी कि मौखिक भाषा भी इसको बोलते हैं, और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपके सामने ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्वनि का अर्थ। ध्वनि से आप क्या समझते हैं, ध्वनि का क्या अभिप्राय है, ध्वनि पर टिप्पणी करिए, परिचर्चा करिए। ऐसे आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है।
इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखिए समझ में आ रहा है क्या लिखा है। भाषा में ध्वनियों के माध्यम से अर्थ का संप्रेषण किया जाता है। भाषा में जो हम बोल रहे हैं वो एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक? अब इसमें जो ध्वनियाँ हैं वो क्या है, एक अर्थ का संप्रेषण कर रही है, क्योंकि मैं आपको जैसे समझा रही हूँ तो इसका एक अर्थ निकल रहा है ना, जो बातें मैं बोल रही हूँ वो तो एक लाइन है जैसे, ठीक है? फिर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, मैं उसका अर्थ बता रही हूँ तो वो एक सार्थक शब्द निकल रहा है, सार्थक उसका मतलब निकल रहा है। तो भाषा में ध्वनियों के माध्यम से अर्थ का संप्रेषण किया जाता है। ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं कि अर्थ का संप्रेषण करते हैं, अर्थ को हम संप्रेषित करते हैं एक दूसरे में। उदाहरण के लिए जैसे हमें प्यास लगती है तो पानी दीजिए, पानी लाओ, जल चाहिए, पानी कहाँ मिलेगा, प्यास लगी है, आदि वाक्यों का उपयोग करते हुए हम किसी से पानी मांगते हैं। अतः पानी पीने की इच्छा होना क्या है, ये अर्थ तत्व है, जबकि ये बोले हुए वाक्य जो है वो ध्वनि तत्व है। जैसे हमें प्यास लगी है तो ये पानी दीजिए, पानी लाओ, ये क्या है, एक अर्थ में है कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं पानी लाओ, जल चाहिए, पानी कहाँ मिलेगा, ये क्या है, ध्वनि का तत्व है। क्या है, ध्वनि तत्व है, ध्वनि तत्व है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं क्या है। भाषा विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश उसको फोनोटिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपको बहुत सारे एग्जामों में भी मिलता है। ठीक है, इसे मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, ध्वनि बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। ठीक, व्यापक मतलब बड़ा है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की ध्वनियाँ समाहित है। इसके अंदर हर प्रकार की ध्वनियों को सम्मिलित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, घंटा बजाने की ध्वनि, घंटा जब बजता है तो उसका एक अपना ध्वनि होता है। पक्षी के चहचहाने की अपनी एक ध्वनि होती है। हवा के चलने की भी अपनी एक ध्वनि होती है। पशुओं की जो आवाज़ होती है उनकी भी अपनी एक ध्वनि होती है। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट भी अपनी एक ध्वनि होती है। बर्तनों की जो आवाज़ें आती हैं वो भी अपनी एक ध्वनि है। वाहनों की आवाज़ है, हंसना है, आदि अनेक प्रकार की ध्वनियाँ। ये सब मैंने आपको ध्वनियों के बहुत सारे प्रकार बताए, ठीक है। यद्यपि इनका संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है, इनका संबंध किसी भाषा विज्ञान से नहीं, उनकी वो अपनी एक ध्वनि है, क्योंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह निरर्थक ध्वनियाँ हैं। अगर देखा जाए तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से कोई मतलब अर्थ देने वाली ध्वनियाँ नहीं, वो अपनी एक जानवर की आवाज़, जैसे हमारी आवाज़, जैसे उनकी आवाज़ है। अब घंटा बजाओगे तो आवाज़ तो निकलेगी। तो ये सारे क्या हैं, ये आवाज़ के स्रोत हैं या ध्वनि के स्रोत हैं कि कैसे ध्वनि उच्चारित होती है, क्या क्या इसमें आता है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। अब देखिए, मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ सार्थक और निरर्थक हो सकती हैं। मनुष्य के मुंह से, हमारे आपके मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वो सार्थक भी हो सकती यानी कि पॉजिटिव हो सकती, निरर्थक यानी कि नेगेटिव हो सकती, नकारात्मक हो सकती हैं, सकारात्मक हो सकती हैं। ध्वनि भाषा का प्राण है। ध्वनि जो होती है वो हर एक भाषा का प्राण है। जो हम ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसका प्राण क्या है, ध्वनि है। भाषा संप्रेषण में ध्वनि की अहम भूमिका होती है। जब भाषा संप्रेषित हम करते हैं उसमें ध्वनि की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। ध्वनि शब्द संस्कृत से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, किस से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया। अब देखते हैं एक अच्छी डेफिनेशन और आप देख लीजिए यहाँ पर। मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें हम भाषाई ध्वनि कहते हैं, उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, परिभाषा में, अभिप्राय में, टिप्पणी में, चर्चा में, सब में आप इस चीज़ को डाल सकते हैं लिख के और अपना 2 नंबर ले सकते हैं कि मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें भाषाई ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट वैसे नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ध्वनि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आप जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ पढ़ते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वैसे ध्वनि शिक्षण का क्या ऑब्जेक्टिव है ये समझना ज़रूरी है। राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्ध करना हम भारतवासियों का दायित्व है। जो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है उसको समृद्ध करना, मतलब कि व्यापक रूप में फैलाना हमारा भारतवासियों का दायित्व होता है। हिंदी भाषा के लेखन और उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो और हम सब शिक्षक और छात्र प्रभावपूर्ण पद्धति से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। यहाँ पे आप देखिए क्या बात थी कि उद्देश्य क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जिन हम भाषा को यूज़ कर रहे हैं उनमें हम ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भाषा की ध्वनि जो है वो प्राण है। अब इसमें जो है दायित्व या उद्देश्य समझिए कि ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हिंदी भाषा का जो लेखन है, जो उच्चारण, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो और हम सब यानी कि शिक्षक भी और छात्र भी प्रभावपूर्ण पद्धति से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर, मतलब जिस अभिव्यक्ति से वो उसको प्रकट कर रहे हैं या उजागर कर रहे हैं वो प्रभावपूर्ण हो, सार्थक शब्दों में हो, गलत ना हो, कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि उससे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की ही बदनामी होगी। इसको हमको समृद्ध करना है पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में।
ठीक है बात। अब देखिए इसमें उद्देश्यों में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपको पूछता है कि आप ध्वनि भाषा का उद्देश्य लिखिए तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं वहाँ पर। पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है कि ध्वनि का सही ज्ञान कराना। आप शिक्षक हैं तो बच्चे को ध्वनि का सही ज्ञान कराइए। अगर आप गलत बोलेंगे तो बच्चा भी गलत उसको ही अनुकरण करेगा। ठीक है बात। भाषाई ध्वनियों को समझना। जो ध्वनियाँ हैं, भाषाई ध्वनियाँ हैं, जो भाषा की प्राण है, उनको समझना कि कैसे वो उच्चारित हो रही हैं, कैसे उनका वर्णमाला में स्थान है, कैसे हम उनको उच्चारित करके सही उच्चारण करके सही लिखें, सही वर्तनी का प्रयोग करें। ये चीज़ें आपको बच्चों को समझानी होंगी। वर्ण व्यवस्था को समझाना कि का कहाँ पे रहता है, का वर्ग में क्या है, चा वर्ग में क्या है, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, वर्तनी के हिसाब से भी और भाषाई हिसाब से भी। फोर्थ है स्वर और व्यंजन का भेद। स्वर और व्यंजन में क्या भेद है, इनको पूरे अच्छी तरह समझना। व्यंजन का उच्चारण दिशा बोल, मतलब जो व्यंजन का उच्चारण है किस वर्ग में हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानना। भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन का ज्ञान कम होना चाहिए। अगर आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको शुद्ध उच्चारण और लेखन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। सातवां यहाँ पर है वाग्य यंत्र और उच्चार स्थान जाना। जो वाग्य यंत्र है कौन कहाँ से हुआ है, कंठ से, तालु से, आगे, पच्छ स्वर, मध्य स्वर, तो इन सब चीज़ों को जानना, उनके स्थान को जानना। ये क्या है, आपको 7 मैंने उद्देश्य बता दिए। 7 मैंने आपको ये उद्देश्य बता दिए। आप इनमें से 2-3 पॉइंट लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है शुद्ध उच्चारण की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा है कि शुद्ध उच्चारण क्या। आप पहले उच्चारण समझिए। उच्चारण से क्या आप समझते हैं, क्या अभिप्राय है। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। आप अपने मुख विवर से जिन अक्षरों को बोलते हैं उनको हम उच्चारण कहते हैं, वह उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख्य उच्चारण स्थान होते हैं। सभी वर्ण जो होते हैं उनके मुख का अपना उच्चारण का स्थान होता है कि कौन आगे से बोला जाएगा, कौन पीछे से बोला जाएगा, कोई ताल को छुएगा, कोई ऊ के रूप में निकलेगा, कोई सीटी के रूप में बजेगा, इस तरह से। तो सभी वर्ण जो होते हैं उनके लिए मुख में एक उच्चारण स्थान होता है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ। अगर आप शुद्ध नहीं उच्चारित करेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत। क्यों लिखेंगे गलत, ये समझिए कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि इसमें जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। आप जो बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। हिंदी में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप जैसा उच्चारित करेंगे वैसा ही उसको लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पर दिया है शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक भाषा अस्वाभाविक एवं प्रवाहहीन होती है। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं जानते हैं, आपको शुद्ध उच्चारण का अभाव है, तो आपकी मौखिक भाषा भी अस्वाभाविक होगी और प्रवाहहीन, कोई मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी वो भाषा गलत रहेगी। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण बहुत ज़रूरी है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ आप समझिए कि कैसे जो अशुद्धियाँ होती हैं हमारे उच्चारण में, वह क्या है। सामान्यतः जो उच्चारण में अशुद्धियाँ होती हैं वो यहाँ पे है क्योंकि हम जो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं, उसी में हम गलत करते हैं। अब क्या क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, लिखने को भी आएगा, 2 नंबर के प्रश्न में आपको ये पूछेगा। आप इसको समझिए जो चीज़ें आज का ये हिंदी का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वही टू द फैक्ट चीज़ें मैंने ली है जो आपको पूछी जाएगी बहुत सारे एग्जामों में। इसलिए बी फोकस्ड ऑन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है बात। अब देखिए इसमें पहली जो अशुद्धियाँ हम करते हैं सामान्यतः वह क्या है। स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर और मात्रा संबंधी हम अशुद्धियाँ करते हैं। उसमें पहला है छोटा और बड़ा आ संबंधी भूल। हम छोटा आ लगाएंगे कि बड़ा आ लगाएंगे, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कैसे रहते हैं ये समझते हैं। जैसे आहार होता है, हम आहार लिखते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि छोटा आ लगेगा कि बड़ा आ लगेगा। तो राइट आंसर आप देखिए आहार होता है और हम उसको आहार ऐसे आहार आहार बोलते रहते हैं। आजमाइश होता है और हम उसको अजमाइश लिखते हैं। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि बड़ा प्रयोग होगा कि छोटा प्रयोग होगा। इसलिए यह गलतियाँ छोटा और बड़ा संबंधी भूल स्वर और मात्रा की जो होती है वो देखने को बहुत मिलती है। आहार होता है ना कि आहार होता है, आजमाइश होता है ना कि अजमाइश होता है, तो ये गलत है। ठीक है बात। ये रेड वाले जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या त्रुटियां अशुद्धियां हैं। दूसरी अशुद्धि आपके सामने ये है छोटी ई और बड़ी ई संबंधी हम अशुद्धियाँ करते हैं। ई की मात्रा लगानी होती है तब हम कभी बड़ी ई की लगा देते हैं तो कभी छोटी ई की लगा देते हैं। ये हम गलत करते हैं हमेशा, उच्चारण में भी बहुत गलत करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए कोटी और क्या होता है कोटी, कालिदास और क्या होता है कालिदास। यहाँ पे ये मात्रा गलत है, यहाँ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए और हम इसको बड़ी
कोटि, 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 कालिदास। तो हम ये गलत उच्चारित करते हैं और गलत लिख देते हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा, जैसे आप देखिए होता है मुनि, अब पुकारते क्या है या उच्चारण क्या करते हैं, मुनि। कभी होता है कभी, आपने ये हमेशा गलती की है। मुनि होता है, मुनि नहीं होता है, ना ही कभी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन हम हमेशा गलत उच्चारित करते हैं और वही लिखते हैं। होता तो सही कभी है, लेकिन हम लिखते क्या हैं हमेशा। आप देखिए बहुत लोग वर्तनी जो अशुद्धियाँ आती हैं उसमें गलत कर देते हैं। इसलिए ध्यान से समझिए, ये जो संबंधी अशुद्धियाँ बताई जा रही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछी जाती, टेट सुपर टेट में भी बहुत आता है। आगे देखते हैं, तीसरा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी भूल। हम इसको कैसे गलत करते हैं यह समझते हैं। तूफान होता है और हम क्या लिखते हैं, तूफान। क्या उच्चारित करते हैं, तूफान। वधु होता है और हम उसको वधु पढ़ते हैं। तूफान होता है, तूफान पढ़ते हैं। तो छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं, यह गलत है। बड़े ऊ की मात्रा प्रयोग हुई। हम हमेशा यही गलतियाँ करते हैं, जो उच्चारित करेंगे वैसा ही हूबहू लिख देते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट अशुद्धि देखते हैं। चौथी आपके सामने है री संबंधी। उदाहरण देखिए, जैसे उत्तीर्ण होता है, हम उसको उऋण लिख देते हैं कभी कभी। उद्धृत होता है तो हम उसको उदारित लिख देते हैं, उदारित लिख देते हैं। तो आप देखिए दोनों में फर्क क्या है, कैसे हम उच्चारित करते हैं और कैसे हम लिख देते हैं। ये गलत है, ये सही है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा है ए और ऐ या ऐ में संबंधी गलतियाँ। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे होता है नयन तो हम नैन, सेना तो सेना, चाहिए तो चाहिए। ये देखिए ये वाला ए बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत गलतियां होती हैं, लिखा जाता है ये राइट होता है, ये लिखते कभी कभी हम ऐसा लिख देते हैं। तो ये ए और ए संबंधी भूल थी। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ आपके सामने यहाँ पर है कि बड़ी और यहाँ पे बड़ी की मात्रा ई में बहुत भूल होती है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, नई होता है, नई। देखिए स्थाई, स्थाई। तो ये हम गलत उच्चारित करते हैं और ऐसे ही मेनली हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम बहुत कम प्रयोग करते हैं। तो ये हम हमेशा गलतियाँ करते हैं। हिंदी व्याकरण भाषा में अगर कॉपी ढंग से चेक होने लगे कि ये व्याकरण संबंधी है तो बहुत गलतियां निकलेगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए कि गलती ना हो। नेक्स्ट सातवां यहाँ पे है औ, अव, आओ संबंधी गलतियां। ये क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखिए उदाहरण, आप देखिए चुनाव है, चुनाव होता है, ऊ नहीं होता है, वाह होता है। देखा तो राइट ये हुआ। होले नहीं होता है, हौले होता है। तो ये हम हमेशा गलत करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, ये उच्चारण में गलतियां हो जाती हैं। एट्थ आपके सामने है अनुस्वार और अनुनासिक में गलतियाँ। ये बहुत होती है, बहुत बार पूछी जाती है। शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध वर्तनी में आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझिए कि क्या अशुद्धियाँ हम करते हैं। गंवार होता है तो देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदु लगना चाहिए, लेकिन हम नहीं लगाते। अंधेरा में भी देखिए ये गलत है, ये सही है। तो इसलिए ये अनुस्वार और अनुनासिक की गलतियाँ हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ देखते हैं। पंचम वर्ण में हम कैसे करते हैं। पंचम वर्ण अंगाई अड़ाना मा होता है, हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वही है। अब जैसे कंधा है तो कंधा राइट आंसर ये है, लेकिन हम ऐसे भी लिख देते हैं। संवाद होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये सही है। तो हम पंचम वर्ण में भी अशुद्धियाँ करते हैं। फिर है विसर्ग की अशुद्धियाँ। जैसे दुख होता है, दुख सही ऐसे लिखा था लेकिन ऐसे भी लिख देते हैं। अंतःकरण इस तरह सही होता है लेकिन हम इस तरह लिख देते हैं। तो ये हम गलतियाँ करते हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे लिखने को आएगा, आप अशुद्धियाँ बताइए तो आप टॉपिक डालिएगा, उसके बाद आप उसके उदाहरण दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है अशुद्ध उच्चारण के कारण। जो ये हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं, क्यों करते हैं, इनके पीछे का क्या कारण है। पहला आपके सामने इसका कारण है, ये आपको लिखने को आएगा 2 नंबर के प्रश्न में। ध्यान रखिएगा, आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। अब ये जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं बच्चे क्यों करते हैं या हम ही क्यों करते हैं, तो पहला आपका कारण यहाँ पे है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव के कारण। हर जगह की भाषा अलग है। आप 4 कदम दूसरी जगह पर जाओगे तो वेशभूषा भी अलग मिलेगी और बोली भी अलग मिलेगी। आप इतना बड़ा हमारा वर्ल्ड है, हर जगह की भाषा और वेशभूषा लगभग से ज़्यादा हर चीज़ों में अलग है। धर्म में भी, उनके रहन सहन में भी, उनका सब कुछ अलग है। तो ऐसे भाषा और बोलियां हर नुक्कड़ पे आपको अलग मिल जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण ये अशुद्धियाँ होती हैं उच्चारण में। अब समझते हैं।
भाषा भेद के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि हर पग पर भाषा और भेष बदल जाता है। ठीक है, यही बात कही गई है कहावत के रूप में। हर पग पर, हर कदम पर, हर चाल पर भाषा और भेष बदल जाता है। इसी कारण से हिंदी भाषा की बोलियों का रूप बदल जाता है। रहेगी हिंदी लेकिन रूप एकदम बदल जाएगा, उनका उच्चारण करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा किसी दूसरे क्षेत्र से आया है, उसके पापा मम्मी का रिटायरमेंट हो गया, वो दूसरी जगह पे जाके पढ़ रहा है, कुछ भी हो गया, तो उसकी जो भाषा वो सीख के आया, फिर वही भाषा वहाँ पे उच्चारित करेगा, फिर उसको उस भाषा में ढलने में समय लगेगा, तो फिर वो गलत सीख पाएगा, या तो टीचर उसकी भाषा को नहीं समझ पाएगा, तो या तो टीचर उसकी भाषा को समझे या थोड़ा उसे वक्त दे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपके हिंदी का जो पेपर सीटेट में आता है उसमें बहुत पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण आपके सामने यहाँ पर है कि अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों का संपर्क। अगर कोई बंदा है वो हमेशा गलत ही उच्चारित कर रहा है, तो अगर आप उसके टच में हैं या आपका बच्चा उसके टच में है, तो हमेशा गलत उच्चारित करेगा, शुरुआत से उसको उच्चारण की गलत आदत पड़ेगी। उच्चारण का सबसे प्रभावकारी तत्व उन व्यक्तियों का संपर्क है जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगर वो शुद्ध नहीं कर पाए, जैसे माँ बाप ही अगर हर चीज़ को गलत उच्चारित करते हैं, तो बच्चा भी हूबहू करेगा, क्योंकि उनका अनुकरण करता है। ठीक है बात, तो इसलिए आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। अब देखिए इसमें क्या है, छात्र आरंभ से अनुकरण पद्धति से शिक्षण ग्रहण, क्योंकि छोटे हैं तो वो देखकर सुनकर ही चीज़ों को करते हैं, अनुकरण पद्धति ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आप गलत बोलोगे, जैसा बोलते हुए सुनता है वैसा ही अनुकरण कर, जैसा वह दूसरों को, अपने से बड़ों को बोलते हुए सुनेगा, वैसे हूबहू वो प्रयोग करेगा। ठीक है बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं नेक्स्ट कारण क्या है। तीसरा कारण यहाँ पे है मनोवैज्ञानिक कारण। अब देखते हैं ये कैसे है। अशुद्ध उच्चारण में कभी कभी मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। प्रायः छात्र जब संकोच व भय के शिकार हो जाते हैं या अति शीघ्रता या अति विलंब के कारण भी उच्चारण में दोष करके देखे जाते हैं। कभी कभी उन्हें भय रहता है, वो बहुत ही डरे रहते हैं, मंद बुद्धि वाले भी रहते हैं, संकोची टाइप के रहते हैं, तो वो अपना सही उच्चारण नहीं कर पाते, हकलाने लगते हैं, फिर वो आदत उनकी हमेशा से बन जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर समय उनको माहौल, लोगों का संपर्क ही खराब मिले, क्षेत्र खराब मिले, ये नहीं। वो मंद बुद्धि के होते हैं, दबे मन के होते हैं, संकोच कहते हैं, अपने मन में ही रखते हैं, तो वो जल्दी फिर लोगों के सामने अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। एक कारण ये रहा। तीसरा कारण, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कारण देखते हैं। चौथा कारण आपके सामने यहाँ पे है शारीरिक विकास के कारण। अगर उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तब भी यह दिक्कत देखने को मिलेगी। अब लेकिन ये भाषा की बात है, तो ध्वनि की बात है, उच्चारण की बात है, इसमें कैसे रिलेटेड है ये जानते हैं। यह दोष वाग यंत्र संबंधी होता है। वाग यंत्र, जो ये थ्रॉट होती है हमारी, वहाँ से बोलने का ये वाग यंत्र, उससे रिलेटेड है ये। इसी प्रकार हकलाने और तुतलाने का कारण भी अंग दोष ही है। जैसे बच्चे को वाग यंत्र, उनका गला वगैरह होता है कि कुछ कहते हैं, बचपन में नहीं साफ होता है, तो वो हकलाने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, तो ये सब भी कारण देखने को मिल सकता है। अगर वो हकलाएंगे तो शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तुतलाएंगे तो सही से उच्चारित नहीं कर पाएंगे, तो ये सब भी कारण है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ज्ञानाभाव के कारण। ज्ञानाभाव के कारण, अगर उनको अभाव है, ज्ञान ही नहीं है कि क्या उच्चारित करना चाहिए, कहाँ स्थान है, तो भी एक कारण बन जाता है अशुद्ध उच्चारण का। मूल रूप से यह बात यह है कि जब विषय का पूर्व ज्ञान नहीं होता है तो उच्चारण का अशुद्ध होना स्वाभाविक। आपको जब उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो गलतियाँ होना तो स्वाभाविक है। इसके लिए प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजन का पृथक पृथक स्पष्ट उच्चारण सिखाया जाता है। इसीलिए शुरू में ही जब बच्चा जाता है, सबसे पहले तो उसको काखा गागा स्वर व्यंजन ही सिखाया जाता है, कि पहले वो समझे कि कहाँ पे क्या है, फिर उसको उच्चारित करे, फिर उसको लिखे। तो ये सब तरीके होते हैं। तो ये अगर ज्ञान का अभाव है तो ये भी एक कारण है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे अध्यापक का प्रभाव। अगर टीचर का ही प्रभाव अच्छा नहीं पड़ पाएगा और वो गलत तरीके से पढ़ रहा है तो बहुत गलत होगा। कैसे है? अशुद्ध उच्चारण के लिए अध्यापक भी उत्तरदायी। अगर टीचर ही गलत उच्चारण करेगा तो बच्चे तो बोलेंगे, जब टीचर ही अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो छात्र फिर किस प्रकार के शुद्ध उच्चारण सीखे सकते हैं। अब आप तो के पास 5 घंटे का स्कूल है, लगभग 5 से 6 घंटे का, 5.5 घंटे का, आप 5 घंटे में गलत उच्चारण कर रहे हो, बार बार वही चीज़, फिर सेम डे वही, फिर वही, फिर वही, तो बच्चा बार बार वही सीखेगा ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ तक हमने उनके कारण को समझा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं अशुद्ध उच्चारण के। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नया टॉपिक, जो ये कारण थे उनका उपाय क्या है।
अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो उच्चारण दोष का निवारण का उपाय क्या है, आपको यह जानना ज़रूरी है। पहला आपके सामने है कि घर में या छात्र की पाठशाला में उच्चारण के अभ्यास के दौरान वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर आदि की शुद्धता के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। जब बच्चे घर में हैं या बच्चे पाठशाला गए हैं तो टीचर का दायित्व है स्कूल में और घर में माँ बाप का कि आप सही वर्ण, स्वर, व्यंजन सबका सही सही उच्चारण करिए। अगर आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चा भी हूबहू उसी चीज़ को करेगा, दोहराएगा, समझेगा। ठीक है बात। अगर वो गलत करता है तो आप उसको वहीं पे टोक के उसको सही करवा, वरना वो चीज़ उसकी शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बैठ जाएगी, फिर दिक्कत होगी उसको बदलवाने में। ठीक। दूसरा देखते हैं, छात्रों में अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि वो बहुत जल्दी नकल करते हैं हर चीज़ों की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। वह अपने संपर्क में आने वाले लोगों का अनुसरण बेहद तेज़ी से करते हैं, जो उनके आसपास में रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनका अनुसरण बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए उनको ऐसा वक्ता से परिचित कराइए, ऐसे वक्ता, ऐसे बोलने वाले से आप उनको मिलवाइए या परिचित करवाइए, उनके संपर्क में उनको रखिए, रखना चाहिए जिनका उच्चारण एकदम शुद्ध हो, जो शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं और जिससे छात्र उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। जब वो सही सही बोलेंगे, उच्चारित करें, उनकी भाषा अच्छी होगी, मीठी वाणी होगी, तो बच्चा भी आपका वैसे ही सीखेगा। ठीक है बात। ये उपाय है। एक उपाय और देखिए आप यहाँ पर क्या है कि छात्रों को निरंतर बोलने का अभ्यास कराते रहना चाहिए ताकि उनका उच्चारण दोष परिमाण, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे। आप भी कोई काम सीखते हैं, अगर उसमें मिस्टेक्स होती है तो पीछे मत होइए, गलतियाँ होती हैं तो उससे आप इम्प्रूव करते हैं और अच्छा सीखते हैं। इसी वजह से जब बच्चे अगर गलती कर रहे हैं, आप पहले बार बार उनको बुलवाना सिखवाओ, लिखवाना सिखवाओ, उच्चारण करवाओ, तो एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार मैक्सिमम गलती करेंगे, फिर लास्ट में 11वीं बार वो सही बोलेंगे, सही उच्चारण करेंगे। तो उनको आप मौका दो, ये नहीं कि आप 5 बार सिखा दो उसके बाद आप थक जाओ, उनको मार दो, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये गलती है, फिर ये गलत बात है। आप उनको अभ्यास का मौका दो, वो अभ्यास करेंगे तो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे और एक बार सीख गए फिर वो उस पर गलतियाँ नहीं करेंगे। तो ये एक उपाय हो गया। एक और उपाय आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तनी के शुद्ध उच्चारण को ध्यान में रखने के लिए वर्तनी का भली-भांति ज्ञान कराना चाहिए। हमारी हिंदी भाषा में ये बात कही गई है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो आप अगर उच्चारण करवा रहे हैं और चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण हो जाए, बच्चा गलत ना करे, तो वर्तनी को भी आप भली-भांति सिखाइए। आप उसको लिखवा के भी सिखाएँगे तो वो जब लिखेगा तो उसको समझ में आएगा ये अक्षर इसमें प्रयोग होते हैं, ऐसे-ऐसे लिखा जाता है, ये मात्रा यहाँ पे लगती है, तो वो उच्चारण भी सही करेगा। एक उपाय ये हो गया। नेक्स्ट उपाय है आपके सामने कि छात्रों को व्याकरण के नियम भली-भांति समझाने चाहिए और व्याकरण के जो नियम होते हैं, व्याकरण क्या है, कैसे बनी, क्या-क्या इसके अंतर्गत है, तो उसमें जो नियम है वो सब आप अगर छात्र को अवगत करा देंगे, बच्चे को बता देंगे, तो व्याकरण में दोष को पकड़ सकेंगे और उच्चारण दोष को शुद्ध कर, तो बच्चा जो है खुद भी कुछ दोषों को पकड़ पाएगा, फिर आप जो है उसके दोष को जो आप पकड़ पा रहे हैं वो आप दूर कर सकते हैं ताकि वो शुद्ध उच्चारण करे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते क्या है। अब देखिए, हमने कारण पढ़ लिया कि बच्चा अशुद्ध उच्चारण क्यों करता है, फिर हमने उपाय पढ़ लिया कि अगर वो कर रहा है तो हम कैसे उसको दूर करें, निवारण उसका हमने सोच लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो ये उच्चारण पर दो होते हैं, इनमें दोष के प्रकार क्या हैं। जो उच्चारण दोष होते हैं इनमें बहुत सारे प्रकार हैं, इनका नाम आपको पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है यह प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एकदम लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत पूछता है। कभी कभी आपको नाम पूछ लेगा उस दोस्त का, तो आपको उसका जो उदाहरण रहेगा वो पहचानना रहेगा। समझिए कोशिश इसमें क्या है। पहला उच्चारण दोष आपके सामने यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि स्वर लोप। स्वर लोप क्या है? लोप मतलब छिप जाना या हट जाना, या आप उसको नहीं लिख पाते हैं या गलतियाँ करते हैं। देखिए जैसे छतरी होता है, आप छतरी लिख दो, छतरी बोलते हैं ना, अरे छतरी है, छतरी है, होता क्या है? शुद्ध क्षत्रिय। तो स्वर लोप हो गया, दिख रहा है। परमात्मा, ये देखिए आप परमात्मा, आप इस तरह लिख दीजिए तो इसमें क्या हो गया? स्वर लोप हो गया। ईश्वर होता है, ये राइट है, आप ऐसे लिख दो ईश्वर, ईसर, देख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कैसे उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? स्वर लोप दोष के उदाहरण है। आपको स्वर लोप से पूछेगा तो आपको ये उदाहरण दे देगा, स्वर लोप पहचानिए, स्वर लोप विकार पहचानिए, स्वर लोप दोष के उदाहरण पहचानिए, तो आपको ऐसे छतरी में दे देगा, एक में कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, और स्वर लोप आपसे पूछेगा तो आपको टिक करना होगा कि इसमें स्वर लोप है, ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा। ठीक। दूसरा आप दोष देखिए, स्वर भक्ति है। यह क्या है? जैसे होता है ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंदर, ब्रजेंद्र होता है, ब्रजेंदर, अरे ब्रजेंदर को बुलाओ, बोलो ब्रजेंदर। पुष्पेंदर, पुष्पेंद्र होता है। जैसे श्री है तो सीरी, श्री होता है ना, श्री बोला जाता है, श्री लगाया जाता है नाम के आगे, और इसको लोग सीरी
ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या है जी, स्वर भक्ति के दोष के विकार के उदाहरण हैं। शक्ति होता है तो आप शक्ति ऐसे लिख दो, तो ये भी गलत है। तो ये बात है, ठीक है बात। नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, तीसरा है स्वरागम। ये क्या है, जैसे होता है इसमें आगे स्वर का आगे आ जाना। स्नान में आ का आगमन होकर स्नान हो गया, स्नान होता है ये सही है, लेकिन स्नान स्नान कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं आपकी। स्कूल में ई है, इसका आगमन होकर जैसे ई आगे आ जाएगा, स्वर आगम है आगे आ गया, तो ये स्कूल हो जाएगा। स्कूल होता है, उच्चारित करते हैं तो स्कूल बोलते हैं, लेकिन लिखते क्या है, स्कूल है। लेकिन यहाँ पे आप अगर इस तरह लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो उच्चारण के हिसाब से आपको ये सही लगेगा, लेकिन होता तो ये है। ये स्वरागम का दोष का प्रकार है, ठीक। अब आगे देखिए, चौथा है री संबंधी उच्चारण अशुद्ध। क्या है, जैसे अमृत है तो अमृत को आप यहाँ पे हलंत लगा के अमृत लिखिए। पंजाब में ऐसे लिखते हैं, मराठी है ये अमृत लिखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये री संबंधी अशुद्ध दोष के प्रकार है। पांचवा है ई है, ई है, ऊ है, ऊ का ई ऊ के साथ भ्रम होता है। जैसे कवि है तो कवि है, छोटी ई था तो बड़ी ई लगाए तो गलत हो गया। हिंदू है तो हिंदू लिखे तो वो गलत हो गया। ईश्वर है ईश्वर लिखे तो गलत हो गया। किंतु है तो किंतु लिखे तो गलत हो गया। तो यही सब चीज़ें देखने को मिलती है कि कैसे हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छठा है ना और णा में बहुत भ्रम होता है। जैसे रणभूमि है तो रणभूमि लिख दो, गलत है। प्रणय होता है प्रणय लिख दो, गलत है। कर्ण होता है कर्ण लिख दो तो गलत है। तो ऐसे ये चीज़ें हम ना और णा में कंफ्यूज होते हैं, ये भी एक दोष के प्रकार है। सातवां आपके सामने है छा और छा। ये छतरी वाला सा और छाता वाला छा होता है, दोनों में बहुत गलतियां होती, झा में भी। जैसे लक्ष्मण होता है लक्ष्मण लक्ष्मण लोग करते हैं। अक्षर होता है तो अक्षर अक्षर लिखते हैं। छतरी होता है, अब आप देखिए ये छतरी वो छाता वाली है, ठीक है। तो ये भी बहुत गलत उच्चारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आठवां देखते हैं। सीटी वाले सा और षटकोण वाले सा में बहुत भ्रम होता है। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश में आप देखिए ये तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी आप देखिए तो ये जो यहाँ पे ये वाला सा है वो ये वाला सा आपको मिल जाएगा, तो गलत है। निष्काम है तो निष्काम देखिए ये सही है ये गलत है। तो ऐसे भी इन दोनों में भ्रम होता है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोष देखते हैं। नौवां दोष यहाँ पर आपके सामने है। नौवां दोष आपके सामने यहाँ पर है वाह और वाह का भ्रम है। जैसे वन होता है तो लोग उसको बन लिखने लगते हैं, बन गए हैं बन गए हैं बन गए। वन होता है। वचन होता है तो वचन वचन बोलते हैं, वचनबद्ध है वचन वचनबंध होता है। वसंत होता है तो बसंत बसंत उच्चारित करते हैं। तो इन दोनों में भ्रम होता है या गलतियाँ देखने को मिलती हैं। 10वां गलतियाँ है या 10वां प्रकार है अड़ा और अंगा में भ्रम। जैसे गुड़ होता है तो गुड़ 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 करते हैं, गुड़ होता है तो गुड़, तो ये गलतियाँ होती हैं। 11वां है डा और ढा का भी भ्रम होता है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई, कढ़ाई है तो कढ़ाई। तो हम जो है ढा और ढा में गलतियाँ हमेशा करते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए 12वां यहाँ पर है चंद्रबिंदु और अनुसार की गलतियाँ। जैसे गंगा होता है तो गंगा देखिए, चांद है तो चांद, तो हम चंद्रबिंदु और अनुसार में गलतियाँ करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं या और जा का भ्रम क्या है। जैसे यमराज को हम जमराज लिखते हैं, यमराज नहीं जमराज आए। यज्ञ को हम जग लिखते हैं, तो ये गलत है ये सही है। ऐसे हम गलतियां जा और भा में हमें भ्रम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है शारीरिक दोष। जैसे जीवा है, ऊष्ट है, तालु है आदि में दोष आने से उच्चारण संबंधी दोष का आना स्वाभाविक है। इनमें उच्चारण की कोई गलतियाँ होंगी, शारीरिक दोष होंगे, आप नहीं उच्चारित कर पाएंगे, तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे श्रवण कौशल है। या समझते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है कि श्रवण कौशल क्या होता है, इसके अर्थ प्रकार बताइए, महत्व बताइए, उद्देश्य बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं 2 नंबर में। अब समझते हैं क्या है। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ या भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। किसी का वाचन सुनना और सुनकर उसके अर्थ या भाव को समझना श्रवण कौशल क्या है, मतलब सुनना। कोई कुछ बोल रहा है उस चीज़ को आप सुनो, वो क्या बोल रहा है उसका अर्थ समझो, उसका भाव समझो कि कैसे भाव में वो प्रयोग कर रहा है, उस चीज़ को अर्थ के रूप में समझना ही श्रवण कौशल कहलाता है। कि आपके अंदर वह गुण या वो कौशल विकसित है कि आप किसी की बात को, विचार को, भाव को समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका अर्थ यहाँ पर देखते हैं। श्री श्रवण कौशल का अर्थ क्या है। श्रवण कौशल से आशय सही ढंग से सुनने की क्षमता है। बच्चों के अंदर या सभी के अंदर श्रवण कौशल अगर विकसित है, उसका मतलब उसको सुनने की प्रॉपर क्षमता उसके अंदर डेवलप है। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम, सीखना करना आदि। सुनने की क्रिया है, ध्यान पूर्वक सुनना है, अध्ययन करना है।
कौशल का अर्थ है ठीक तरह से काम करने की योग्यता या दक्षता या समर्था। कौशल का मतलब एक स्किल होता है कि आप कोई भी काम हो, ये नहीं कि सिर्फ श्रवण कौशल हो, कोई भी कौशल हो उसमें आपकी योग्यता हो, आप उसमें दक्षता हो और समर्थता के साथ आप चीज़ों को ढंग से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या है यह समझते हैं। हम ये चीज़ जो श्रवण कौशल के हमारे अंदर योग्यता क्षमता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला है छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना जिससे वे दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उनके अंदर यह क्षमता या कौशल को विकसित करवाना ताकि वह दूसरे की बात को समझ सके, समझेंगे। जैसे आप बच्चे हैं, टीचर की अगर बात को समझने में इंटरेस्ट रखेंगे तो उनको ज्ञान होगा, वो आगे बढ़ेंगे, माता पिता के आदर्शों को सीखेंगे, अपने पूर्वजों के आदर्श को सीखेंगे तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो सुनने की क्षमता, ये कौशल उनके अंदर इस तरह डेवलप करवाना कि उनको रुचि लगे और चीज़ों को वो समझें। ठीक, दूसरा है यहाँ पर छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। दूसरों को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की, कोई क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सामने वाला समझा रहा है उसको समझने की योग्यता उनके अंदर विकसित करवाना। ठीक है, बात आगे देखते हैं। तीसरा है दूसरे के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर उनका शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता। शुद्ध उच्चारण करने के योग्य में कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनके शब्दों को सुनना और शुद्ध उच्चारण करना, ये योग्यता उनके अंदर डेवलप होगी क्योंकि जब वो शुद्ध उच्चारण को सुनेंगे तो शुद्ध उच्चारित करेंगे। चौथा यहाँ पे शुद्ध सामग्री के महत्वपूर्ण अंश को पहचानने की योग्यता विकसित करना, मतलब क्या सही है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर कोई उच्चारित गलत कर रहा है, कोई उच्चारण अगर गलत कर रहा है तो क्या गलतियां, इन चीजों को समझ के सही योग्यता के साथ उसको उच्चारित करना या समझाना। पांचवा यहाँ पर है कि शुद्ध सामग्री के महत्वपूर्ण आकर्षक और विचारों को, भावों को चयन करने की योग्यता विकसित करना, कि मतलब कोई अगर कोई सामग्री है, कोई चीज़ बताई जा रही, कोई लेख हो रहा है, कोई भाषण हो रहा है, उसमें आप सही चीज़ों को लो, आकर्षक तरीके से लो, समझो, उनके विचारों को समझो, ये योग्यता विकसित करना। सिक्स्थ है वक्ता के मनोभाव को समझने के योग्य बनना, कि वक्ता जो बात बोल रहा है उसके भाव को समझने के आप काबिल बनो। सातवां है शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता। कोई चीज़ बताई जा रही, भाषण हो रहा है, भाषण हो रहा है, उल्लेख सुलेख वगैरह हो रहा है, कुछ भी चीज़, तो उन चीज़ को आप समझो। कहीं कुछ संबंध समझा, निबंध की प्रैक्टिस हो रही, डिबेट हो रहा है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को समझो, जो लेने लायक है वो आप लो। ये योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। श्रवण कौशल का ये उद्देश्य होता है। आठवां है भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आप इन चीज़ों के बीच अगर साहित्य में रुचि रखोगे तो कभी सुनाया भी जाता है, कभी पढ़ पढ़ के चीज़ें सीखी जाती है, तो सुनने की वो स्किल होगी, तो ये उत्पन्न होगा कि आप सही उच्चारण भी करेंगे, योग्यता भी आपके अंदर डेवलप होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, ये जानते हैं यह कौशल क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व। अगर बालक के व्यक्तित्व की, उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में श्रवण कौशल का बहुत महत्व होता है। बालक जिन ध्वनियों को बड़े से सुनता है वह अपने मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। जैसे जिन ध्वनियों को बड़ों से सुनता है वह उसके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, छप जाती है, उसकी एक छाप बन जाती है। ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। यही उनके भाषा ज्ञान, जो भाषा ज्ञान का उनका आधार बेस होता है, ये जो ध्वनियाँ वो अपने बड़ों से सुनते हैं वही उनका बेस बनती हैं, वहीं से वो सुनना प्रारंभ करते हैं। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल को विकसित करने की प्रमुख आधारशिला। अगर आप श्रवण कौशल में अच्छे हैं, ये योग्यता आपके अंदर है, तो आप और जो कौशल है उसमें आप प्रवीण हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ही सारे और कौशल हैं। आप इसमें अच्छे होंगे तो और चीज़ों को भी आप अच्छे से सीख पाएंगे, उसमें आप निपुण हो पाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है। अगर आप सुनेंगे लोगों को, जितना आप सुनेंगे उतने ही ज़्यादा आप जागरूक बनेंगे। जितना आप बोलेंगे उतना आप मूर्ख रहेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनेंगे उतना ज़्यादा ही आप जागरूक और चालाक रहेंगे। श्रवण कौशल द्वारा बालक के श्रवणेंद्रियों का प्रयोग होता है। आप सुनने में ध्यान लगाएंगे तो आपके जो श्रवणेंद्रियाँ उनका अच्छा उपयोग और इस्तेमाल होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पर है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जो भाषा ये अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। आप चाहे टीचर का अनुकरण करो या माँ बाप का करो, अपने भाई बहन का करो, अपने पूर्वजों का करो। नए नए शब्दों को सुनकर बच्चा अपना शब्द भंडार में नए नए चीज़ों को सुनेगा, अपने शब्द भंडार जो उसका वर्ड कोश रहेगा उसके अंदर वो भरता जाएगा। बालक परिवार के सदस्य और अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं उसका उच्चारण और हाव भाव, उतार चढ़ाव और उचित स्वर गति के अनुसार बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे टीचर बोलेंगे उनको सुनेंगे, माँ बाप को सुनेंगे, और किसको कितना तेज बोलना है, लय के साथ बोलना है, उतार चढ़ाव क्या लाना है, सब कुछ वो सीखते रहेंगे। धीरे धीरे करके वो ये चीज़ें इस रास्ते पर रहेंगे कि वो चीज़ों को सुने और उच्चारित करें, बोलने का प्रयास करें। इसी प्रकार उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति उसका भी विकास हो जाता है। अभी तो सुन रहे थे,
लेकिन जब आप सुनोगे, आप उसका प्रयास करोगे बोलने का प्रयास, तो मौखिक चीज़ें भी तो निकलेंगी, कथित चीज़ें भी तो निकलेंगी। तो ये आपके एक कौशल से 2 चीज़ें विकसित हो गई। ठीक है, बात आगे देखते हैं। चौथा क्या है? शांत रहकर दूसरे की बात को सुनकर व समझकर ही व्यक्ति विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करे। पहले आप 5 लोगों को सुन लो, उसके बाद आप तर्क दो। तो आपका क्या हुआ? माइंड भी डेवलप हुआ, आपने श्रवण इंद्रियों का भी प्रयोग किया, उसके बाद आपने मौखिक का भी प्रयोग किया, फिर अपनी बात को रखा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। पहले आप सुन लो, सुनोगे तो आपकी बहुत चीज़ें जो डाउट में है वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो चौथा पॉइंट क्लियर हुआ, यही इसका महत्व है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है श्रवण कौशल की। फिर है साहित्य के विभिन्न विधाओं का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या को सुनकर ही विषय वस्तु को ग्रहण किया जाता है। बालक कविता का रसवादन और कहानी का आनंद सुनकर ही लेता। कहानी और पोयम्स जो होती है सुनने में ही इनको बहुत मज़ा आता है, गाने को सुनने में मज़ा आता है। आप गाने को गाते रहिए तो बात की बात, लेकिन देखिए सुनिए तो वो ज़्यादा आनंद पहुँचाती हैं। कहानियाँ हैं, कथा वस्तु है, साहित्य, ये सब चीज़ें सुनने में मिलती हैं। तो श्रवणेंद्रिय का भी अच्छा प्रयोग होगा, मौखिक भाषा का भी अच्छा प्रयोग होगा, आप सीखेंगे समझेंगे और साहित्य भी आपको आएगा, कहानियाँ भी आपको आएंगी। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। ये इनका महत्व रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। हमने महत्व को समझ लिया कि श्रवण कौशल का महत्व क्या है। अब हम यहाँ पे जो श्रवण कौशल होता है इनकी कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ तरीके होते हैं कि कैसे हम इसको अच्छा करें या इसमें प्रवीण हों, तो वो देखते हैं। ये पहली विधि है स्वस्वर पाठ। इस स्वस्वर पाठ का मतलब है कि जो टीचर उच्चारित करे आप उसको भी हूबहू आप उच्चारित करो। होता है ना कि बोल बोल कर पढ़ना, जैसे होता है कि एक मॉनिटर बना देता है तो वो पूरा काका पढ़ाता है और गिनती पढ़ाता है, महीनों के नाम पढ़ाता है। तो वो बच्चे होते हैं ना कि बच्चे वो रट रट कर बोलते हैं, या उन्हीं के साथ टीचर के साथ ही साथ बोले, टीचर बोलेगा फिर वो बोलेंगे, तो साथ साथ ही बोलते जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है इस चीज़ को विकसित करने के, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए पहली विधि। दूसरी प्रश्नोत्तर विधि है। टीचर ने पढ़ा दिया तो आप जो है पहले उनकी पूरी जो व्याख्या वो टीचर करवा रहा था आप उसको सुन लो, उसके बाद आप प्रश्न करो उसमें से। तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि पहले अगर आप प्रश्न करोगे तो जाहिर सी बात है आपने जो टीचर पढ़ा रहा था आपने उसको सुना है, तभी आप उससे प्रश्न कर, अदरवाइज आपको प्रश्न करने का कोई बात ही नहीं बनता, आपने सुना ही नहीं। ठीक, दूसरी विधि होगी। तीसरी विधि है वाद विवाद विधि। अब जैसे वाद विवाद और डिबेट हो रहा है तो उसमें पहले आप 4 लोगों को सुनो, फिर उनके में ऑब्जेक्शन करो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। टीचर उसमें बोले कि नहीं ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी एक विधि होती है, आप पहले सुनोगे तभी आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। भाषण विधि है, ये भी एक तरीका, आप भाषण दो, किसी टॉपिक पे आपको कहा जाए आप भाषण दो, तो ये भी एक, आप उनका भी सुनोगे, कुछ अपने में ऐड करोगे, कुछ चेंजेस ले आओगे, तो इससे भी आपकी श्रवण, आप जैसे भाषण हो रहा है 5 लोगों को भाषण देना है तो 4 लोगों का तो हर एक बंदा सुनेगा, अपना जायका देगा, 4 को सुनेगा, फिर एक जाएगा एक देगा, 4 को सुनेगा। तो क्या हुआ? श्रवण हिंदी का अच्छा से अच्छा प्रयोग हुआ। ठीक है, तीसरा है फिर यहाँ पे है नाटक मंचन। नाटक मंचन भी अच्छा तरीका होता है कि इन चीज़ों की एक विधियों में होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, आप उस पर तैयारी करोगे और अपना आप जो है नाटक मंचन पे अपना प्रस्तुत करोगे, जो आपको दिया जाएगा रोल। लेकिन जो और लोगों को दिया जाएगा आप उनको देखोगे, वो हूबहू नकल भी बहुत सारी चीज़ों को करोगे, उनसे बहुत कुछ सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, ये विधियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक जो सिलेबस में दिए हुए थे उनको पूरा कंप्लीट समझा, जो जो सिलेबस में था पूरा ब्रीफ में डिस्कस किया। इससे ज़्यादा, इससे बाहर पहले चैप्टर से आपका कुछ नहीं आएगा। आपकी पहली यूनिट आज यहीं पर ख़त्म हो गई है। हम इसके बाद लिपि और जो आपका स्वर व्यंजन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो कंप्लीट करेंगे, फुल डिटेल में करेंगे। इससे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन आज यहाँ से आप इससे शुरुआत करिए, एकदम बेसिक से लेके पूरी यूनिट ख़त्म है आपकी पहली वाली। इस पहले चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बात हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स को आज क्लियर किया। आप इसको पूरा कंप्लीट मल्टीपल टाइम देखिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।